तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं जिनका भी कल का नीट का एग्जाम है 5 मई को, उन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कल वो पेपर अपना अच्छे से लिखें और अपना सिलेक्शन हर हाल में पाएं। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना पेपर अच्छे से लिखें, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आज का ये मैं 4 तारीख का क्या करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ आज, यानी कि 4 कल थी तो आज मैं करंट अफेयर्स का यह वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। तो सबसे पहला क्या है, उत्तराखंड में नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा का क्या मतलब है कि वहाँ के जो खगोल पर्यटन है उसमें अब आप नया अनुभव कर पाएंगे। अनुभव कैसा होगा कि आप तारों के बीच में क्या होगा, आप एस्ट्रो फोटोग्राफी हो गया जैसे, या फिर विशेष सौर अवलोकन हो गया, या फिर सितारों के नीचे जो कैंप वैम्प नहीं लगाते हैं वो सब हो गया। इन सब चीजों का पर्यटन में आप अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे इसके लिए क्या हुआ है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड जो है उसने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी, क्या स्टार स्केप, स्टार स्पेस नहीं है ये, स्टार स्केप्स के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया है। मतलब ये जो पर्यटन विभाग, यहाँ का पर्यटन विभाग है उत्तराखंड का, इसने किसके साथ मिलकर, एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार स्केप्स, ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट है, ये आप याद रखना। तो इनके साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया है। तो अब क्या होगा, वहां पर आप इन सब चीजों का अनुभव कर पाएंगे। सौर अवलोकन हो गया, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता, और सितारों के नीचे कैंपिंग कर पाएंगे। तो इसका क्या नाम है, नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा ये हो गया आज का। इसमें यही 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये पहल किससे, स्टार गेजिंग से परे है। स्टार गेजिंग में बेसिकली क्या होता है, स्टार गेजिंग में ये होता है कि आप तारों को नजदीक से देख पाते हैं। वो सब वो नहीं होते दूरदर्शी यंत्र, वो सब रखे होते हैं, तारों का अनुभव कर पाते हैं, ये सब कर पाते हैं। स्टार गेजिंग में ये होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, ये सारी चीजों का अनुभव यहाँ पर आप कर रहे हो, तो ये उससे अलग है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है, और बड़े दुख के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि जो हमारा देश है वह 159वें स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर आया है, 159वें स्थान पर, टोटल 180 देशों में। ठीक है, कितने देशों में, 180 देशों में 159वें स्थान पर आया है। और 2023 की अगर हम बात करें तो ये था 161वें स्थान पर। कौन से स्थान पे था, 161वें स्थान पे था। बहुत कोशिश के बाद इन्होंने 2 स्थान ऊपर खिसक गए हैं, 159वें स्थान पर यह आ गए हैं। इससे किसने जारी किया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो यह क्या करता है, ये जारी करता है। इसका नाम क्या है, विदाउट वोट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, संजय कुमार मिश्रा जी हैं, ये क्या हो गए हैं, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख हो गए हैं। यहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई है। तो केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं ये संजय कुमार मिश्र, जिनको क्या किया गया है, वस्तु वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी जीएसटी का जो मामले हमने देखते हैं कोर्ट वोर्ट के, मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो भी विवाद विवाद होते हैं या कुछ भी केस हो गया, वो सब यह करेंगे। यहाँ पे क्या, ये मुख्य उसके क्या हो गया, प्रमुख हो गए हैं जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख। ठीक है, ये समझ आ गया। इनको कितनी सैलरी पे रखा गया, ये 4 साल के कार्यकाल के लिए आए हैं, और इनको प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए के वेतन पर रखा गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं। आगे है, गाजा में क्या हुआ है, फिलिस्तीन पत्रकार जो थे उनको यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा, यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार दिया गया है। इसको गाजा में फिलिस्तीन के जो पत्रकार थे, कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में कवरेज दी, हमें सब कुछ जो भी वो कर सकते थे उसको दिखाया, तो इसके लिए उनको क्या दिया गया है, पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा कब मीडिया पेशेवरों की अंतरराष्ट्रीय जूरी की सिफारिश से हुई। मतलब कुछ मेंबर्स थे, जूरी मेंबर, उन्होंने क्या किया, उस आपस में डिस्कशन किया, उनकी सिफारिश की, और यह फिर फैसला लिया गया कि हम इनको क्या करेंगे, अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इसमें आपको ये नाम रखना है,
मतलब नाम याद रखना है कौन सा पुरस्कार मिलने वाला है और किनको मिलने वाला है, ये मेन पॉइंट है इसमें। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है शशि भूषण सिंह जी की। ये क्या हो गए हैं, ये राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी। इसकी शशि भूषण सिंह जी की राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। यह क्या थी, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 2010 बैच के अधिकारी। क्या, राष्ट्रीय IRTS यानी कि भारतीय रेलवे यातायात सेवा 2010 बैच के अधिकारी शशि भूषण सिंह को कहा, कपड़ा मंत्रालय के तहत कोलकाता में क्या हुआ है, यहाँ के डायरेक्टर स्तर पर नियुक्ति मिली है। केंद्र सरकार द्वारा 5 साल की अवधि या अगले आदेश का तक प्रभावी रहेगी। मतलब जब तक इनका अगला आदेश नहीं आ जाता या फिर 5 साल, ये दोनों कंडीशन लागू होती है, तब तक ये क्या रहेंगे, वहाँ की मतलब डायरेक्टर पद पर रहेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट HDFC के अध्यक्ष के रूप में कौन है, अतनु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति हुई है। मतलब पुनः नियुक्ति का मतलब पहले भी यही थे, अब इनका क्या कर दिया गया है, कार्यकाल पुनः बढ़ा दिया गया है। कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये 4 मई 2027 तक बने रहेंगे। इसमें जो भी इनका पद था अध्यक्ष के रूप में, यह वहीं कहाँ पर, HDFC में ही बने रहेंगे। यह किसके द्वारा, RBI के द्वारा निर्णय लिया गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया। 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इनका नाम है अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है अमेरिकन एक्सप्रेस की। अमेरिकन एक्सप्रेस ने गुड़गांव में क्या किया है, 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में क्या खोलने जा रहे हैं, अत्याधुनिक कार्यालय परिसर। मतलब कि जो इन्होंने कुछ जमीन ली 10 लाख वर्ग फुट की, और उन्होंने कहा हम अपना काम और बढ़ाएंगे, तो इन्होंने वो अत्याधुनिक कार्यालय मतलब ऑफिस खोलने जा रहे हैं, जो पूरी टेक्नोलॉजी और वातावरण से क्या होगा, लैस होगा। तो अमेरिकन एक्सप्रेस क्या लगभग 10 लाख विशाल एक नए पर्सन का उदाहरण के लिए तैयार है, जो क्या है, एक जीवंत कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ओके, ये समझ आ गया। और इनके देखिए और भी कार्यालय कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, और पुणे में भी इनके केंद्र हैं, मतलब इनके ऑफिसेस हैं। लेकिन यहाँ पर गुड़गांव में ये इसको और बड़ा करने का सोच रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अमेठी के 8 स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अब ये नाम किसके उस पर बदला गया है, यह भाजपा की अमेठी सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनके नेतृत्व में इस निर्णय का उद्देश्य नए स्टेशनों के नाम के माध्यम से स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करने के लिए बदला गया है। ये मैंने कुछ नाम इधर नोट किए हैं। जैसे तपेश्वरी धाम था, उस के रूप में किसको कर दिया गया है, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वरी धाम कर दिया गया है। जायज सिटी को कासिमपुर हाल्ट, जायसपुर को गुरु गोरखनाथ धाम, स्वामी परमहंस को वाणी, मिसरौली को माँ कालिकन धाम, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज को माँ कालिकन धाम, वारिसगंज से अमीर शहीद भले सुल्तान। मतलब ये इन्होंने क्या किया है, इसका नाम चेंज कर दिया है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप मतलब आप समझ सकते हो इनमें गंज वंज आया है, मेन रीजन तो यही है चेंज करने का। बाकी जो भी है बोल नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन को क्या मिला है, ग्रीन ऑस्कर। क्या, ग्रीन ऑस्कर मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन जी को, जो किस विटली गोल्ड अवार्ड से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है देखते हैं। असम के वन्य जीव जीव विज्ञानी है ये कौन, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जी, जो लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे किस नाम से जानते हैं असमिया भाषा में, हरगिला, हरगिला नाम से इसको जाना जाता है। और इसके संरक्षण और इसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए इन्होंने क्या किया है, यह अवार्ड जीता है, जिसका नाम क्या है, विटली गोल्ड अवार्ड, जिसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो मेन नाम है उसकी बात करें तो
यह विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। इसके लिए हर गिला या फिर आप ग्रेटर एडजुटेंट स्टार करके पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए इन्होंने जो भी किया है उसके लिए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है आगे है फिनटेक स्टार्टअप क्या है? पाई। पाई को क्या मिल गया है? एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया है। एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया मतलब अपनी धड़ल्ले से लोन बांटेगा लोगों को। लोग आएंगे लोन लेके चले जाएंगे और बाद में फिर जानते हो क्या होता है, चुका नहीं पाते हैं। नए दौर में कर्ज देने का विस्तार करेगा ये। ठीक है। कौन? फाई करके एप्लीकेशन है आपका, मतलब एप्लीकेशन क्या कंपनी है जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है। पीक एक्सवी और क्या टेमासेक जैसे निवेशकों द्वारा समर्थित एक नियो बैंकिंग स्टार्टअप है। क्या है? फाई। जिसने क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से क्या एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी के लाइसेंस को प्राप्त कर लिया है, जिससे वह अपनी पुस्तकों से ऋण प्रदान कर सके। यह विकास हाल के वर्षों में फिनटेक स्टार्टअप के बीच देखे गए ट्रेंड के साथ संरेखित होता है। ठीक है। इसमें आपको ज्यादा ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस इसको लाइसेंस मिल गया एनबीएफसी से, यही इसमें मेन पॉइंट है। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है भारत नेपाल की। यहाँ पे क्या ऑडिट संस्थानों के सहयोग को बढ़ाने के लिए इनके बीच में क्या हो गया है? समझौता हो गया है। मतलब देखिए जो वो ऑडिट होते हैं ना देशों के, उनके उनको सहयोग को उसके बढ़ाने के लिए इन्होंने आपस में क्या कर लिया है? समझौता कर लिया है। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, उन्होंने नेपाल के महालेखा परीक्षक टोयम टॉय के साथ एक समझौता किया यानी कि एमओयू में हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मेन मकसद उद्देश्य क्या है? इसको क्या इस सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों के इसको सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच ऑडिटिंग प्रथाओं में विशेषज्ञ आदान प्रदान की सुविधा का प्रदान करना। ठीक है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसलिए इन्होंने इसको किया है समझौता, क्योंकि जिससे दोनों देशों का जो भी ऑडिट हो रहा है उसमें बढ़ावा मिल सके, उसमें आपस में आदान प्रदान की सुविधा प्रदान हो सके और आपस में सहयोग बना रहे, इसके लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है। आगे जब पढ़ते हैं। आगे हमारा आज का लास्ट है। लास्ट क्या है? खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्यवाही में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024। कब? 4 अप्रैल। ठीक। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्यवाही में सहायता के लिए क्या अंतरराष्ट्रीय दिवस। यह हर साल मनाया जाने वाला खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मतलब इनके लिए यह दिवस है। जो खाद्यान्न नहीं होते जहाँ कोयला निकलता है, सोना निकलता है, हीरा निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, ढूंढने जाओगे तो घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा। दुनिया भर में बारूदी सुरंग और युद्ध के विस्फोट अवशेषों से उत्पन्न खतरों के एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में यह क्या करता है? कार्य करता है। और यह दिन न केवल इन खतरों को दूर करने के लिए एक सामूहिक कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, बल्कि विश्व स्तर पर क्या करता है? इन कार्यवाही के प्रयासों से प्रगति का जश्न भी मनाता है। ठीक है। तो आप बेसिकली इसको 4 अप्रैल डेट याद रखना और ये याद रखना कि इस दिन खाद्यान्न से रिलेटेड उसकी जागरूकता और उसकी कार्यवाही के सहायता के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अब तो आपके एमसीक्यूज लेकर आऊंगा मैं, उसमें आप देखिएगा कितना क्या आपने हफ्ते में सीखा। और बाकी इसकी पीडीएफ की बात रही वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। ठीक है। तब तक के लिए क्या, बाय बाय, टेक केयर।